ए एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है और बी उसी टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। तो ए की एफिशिएंसी आ गई, मतलब ए 5.6 और बी आपका इनलेट पाइप है। आपको सबसे सबसे बड़ा जो मैं आपको चैलेंज देना चाहूंगा, एलसीएम बता दो। कुछ नहीं होता है, 5.6 का पांचवा मल्टीपल ले लो 28, तो आप 28 भी मान सकते हो ना। 28 अगर मानोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 5 आ जाएगा। हाँ, और 7 से काटोगे तो 4 आ जाएगा। ये खाली करने वाली है, ये भरने वाली है, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। प्रश्न को डीप पढ़ो, मतलब अच्छे से डूब कर पढ़ो। चलिए, एलसीएम होता है सबसे छोटा, तो 28 ले लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? यदि टंकी में भरा होने पर प्रारंभ करते हुए, यदि टंकी के भरा होने पर प्रारंभ करते हुए नल ए और बी को बारी बारी से प्रत्येक को एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। पहले क्या है, टंकी भरी हुई है। स्टार्टिंग में ही आपको क्या दे दिया कि टंकी भैया 28 लीटर 28 यूनिट भरी हुई है, टंकी पहले से ही फिल है। अब पहले ए आ रहा है, पहले ए आएगा तो -5 की यूनिट से आएगा, आएगा नहीं आएगा? और फिर बी आएगा +4 की यूनिट से आएगा। तो आप मुझे बताओ 2 घंटे में टंकी कुल मिलाकर क्या हो रहा है? केवल 1 यूनिट खाली हो रही है सर। कुल मिलाकर 1 यूनिट खाली हो रही है, क्योंकि यहां टंकी निश्चित तौर पर क्या होगी? खाली ही होगी सर। बहुत अच्छी बात है, यानी कि कुल मिलाकर वह 1 यूनिट टंकी खाली ही हो रही है गुरुजी। अब कॉन्सेप्ट को समझना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब माइनस प्लस वाला केस आए तो आपको बस ये सोचना है कि आप जब भरते हो तब आपके पास टंकी किस तरह से काम करेगी, और जब आप खाली करते हो तो किस तरह से काम करेगी। तो यहां पर जो आप मल्टीपल लेकर चलने वाले हो वह क्या लेके चलोगे? तो मैं ये कहता हूं सर, ऐसा करो, आपने 23 यूनिट टंकी को खाली कर दिया। कितनी देर में? 46 घंटे में। यहां तक किसी को कोई आपत्ति है क्या भाई? 46 घंटे, 23 यूनिट टंकी को आपने खाली कर दिया है। कितने कितने घंटे में? 46 घंटे में। 23 का गुणा क्यों किया? अरे मैंने आपको बताया तो है कि जो पहले आता है उसको आप पहले से ही घटा के रख दीजिए, यानी कि आपको सबसे पहले 23 करना है, आपने 23 पहले खाली कर दिया। ऐसा करने का कारण यही है कि अब कौन आएगा, अब बचा हुआ क्या है? बोले सर 5 यूनिट और बाकी रह गया ना अभी, तो वो 5 यूनिट 1 घंटे में पहली पाइप आकर खाली कर जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा 5 यूनिट, यानी कि रिवर्स हो गया, पूरा का पूरा खाली हो गया टंकी, यानी कि टोटल आपका जो टाइम लगेगा वो 47 घंटे लगेगा। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मंकी कंसेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है, तो मैंने सोचा कि रिवाइज करना बहुत जरूरी है, कहीं आप भूल ना जाए। चलिए, क्या बोला गया है? जब कभी भी फ्रैक्शन की बात की जाए तो देखो, मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है कि यहां गुणा में अगर फ्रैक्शन आ रहा हो तो पलट दिया करो। तो इसको लिख दो 5/3, इसको लिख दो 2/7, इसको लिख दो 5/7। एलसीएम ले लो। क्या लोगे एलसीएम? एलसीएम आपने ले लिया 21। क्यों? क्योंकि 7 और 3 का एलसीएम 21 आएगा, तो 3 का भाग दोगे तो 7 पंजे 35, 3 दूनी 6, और 7 का भाग दोगे 3 पंजे 15, तो 35 6 15, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो उन बच्चों के लिए है जो वाकई में जानते हैं कि कैसे हम रेशो बना सकते हैं, और जिनको नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं तो उनके लिए अलग मेथड है मेरे पास, थोड़ा लंबा है वो तो होगा ही। 3/5 P बराबर 7/2 Q बराबर 7/5 R। आप इसको के बराबर मान लो। जब आप के बराबर मानोगे तो इसको आप इसके बराबर करोगे, बिल्कुल, तो P बराबर कितना आ जाएगा? 5/3 के। Q बराबर कितना आ जाएगा? 2/7 के। और R बराबर 5/7 के। अब इनका निकाल लो, रेशो निकाल लो, अब तो रेशो निकाल ही सकते हो PQR का, तो यही काम आ गया। तो ये स्टेप एक्स्ट्रा होता है, लेकिन समझने समझने की बात है। फिर हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्यों लिया जाता है? जिससे कि आपका हर बराबर हो जाए, क्योंकि अनुपात में हर जो होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है वो कट जाता है पहले से ही, ध्यान रखना इस चीज का। चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर दूरी से देखा जाता है, चोर को दिख जाता, मतलब चोर को पुलिसकर्मी दिख जाता है 500 मीटर पीछे है।
चोर के पीछे जब पुलिसकर्मी भागने लगे तो चोर भी भागने लगता है, और चोर आया या पुलिस आई, ऐसे करते हैं ना, तो भागने लग जाते हैं। तो चोर की गति 20 है और पुलिसकर्मी की गति 25 है। तो चोर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तक भागेगा? कॉन्सेप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सर। 500 मीटर की दोनों के बीच में दूरी है। चोर, पुलिस आपकी 25 की रफ्तार से चोर का पीछा कर रही है और चोर भाग रहा है तुरंत 20 की रफ्तार से। आप मुझे सबसे पहले कंसेप्ट बताइए कि चोर, ये पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी? मीटिंग टाइम क्या है इनका? तो टाइम ऑफ मीटिंग कब पकड़ लेगी? सर दोनों की सापेक्ष दूरी 500 है, दोनों के बीच की दूरी 500 है, और दोनों के बीच की जो चाल है वह कितनी है? रिलेटिव स्पीड। जब दो चीज समान दिशा में गतिमान होती हैं तो आपको क्या करना होता है? तो आपको दिमाग में रखना होता है कि यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या आएगी आपके, निकलकर 5 आने वाली है। कैसे निकलकर आएगी? 25 में से 20 आपने घटा दिया तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो मेरी बात का ध्यान से सुनिएगा, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या 500 आपको शोभा दे रहा है क्या? नहीं, इसको किलोमीटर में लिखो आप। क्यों? क्योंकि आपको यहां किलोमीटर में ही बात करवा रहा है सारी। तो 500 मीटर अगर है तो इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो मैं आधा किलोमीटर लिख सकता हूं क्या? बोलो यार। तो यहां मैं कह सकता हूं आधा किलोमीटर। तो सर 1/10 घंटे लग जाएंगे। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या? टाइम निकालने में किसी को कोई दिक्कत? यही समझ की बात है, मैं इसलिए ही समझा रहा हूं कि आप समझ सकते हैं। भाई 500 मीटर को मैंने 1/2 लिख दिया तो 5 तो नीचे था ही, 1/2, 2 5 से गुणा होगा तो 10 बन जाएगा, और अब ये घंटे में आ गया। आवर में ही तो चाहिए मेरे को बस। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि 1/10 घंटे बाद वो मिल जाएंगे? बोले बिल्कुल। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि चोर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तक भागेगा? चोर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तक भागेगा बताओ? बोलो। तो आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि सर 20 आपके सामने है, 20 आपके सामने लिखा हुआ है चोर की स्पीड, और 1/10, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा 20 इंटू 1/10, 2 किलोमीटर। चोर 2 किलोमीटर तक भागेगा केवल। तो केवल चोर का पूछा गया है आपसे कि चोर कितनी दूर तक भागेगा? 2 किलोमीटर तक, और 2 किलोमीटर भागकर पकड़ा जाएगा। और पुलिसकर्मी कितना भागेगा? 2.5 किलोमीटर, क्योंकि 500 मीटर। और PAQ बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यस सर। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। बहुत बढ़िया। CAQ 70 है, यानी कि ये वैल्यू आपको 70 दे दी, ये पूरी वैल्यू आपको 70 दे दी उसने। तो ABC का मान बताइए, यानी कि ABC कितना होगा? ये कितना होगा सर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर ये 70 है तो क्या आपसे मैं ये कह सकता हूं कि ये भी 70 होगा? अगर हां तो देखो उन बच्चों को ये पता होगा कारण क्या है, क्यों हुआ सर, और उन बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सर क्यों हुआ, जिन बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि थोड़ा सा पढ़ लिया करो। देखो सर, यह कौन सी थ्योरम आती है? अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम, यानी कि एकांतर खंड प्रमेय। इसको कौन सी प्रमेय कहते हैं? एकांतर खंड प्रमेय। जिसको नहीं पता प्लीज ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको नहीं आता, इसलिए बता रहा हूं कि आपको आगे से आने लगे, क्योंकि मौका तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही ना सीखने का। तो सीख लीजिए आज कि जब कभी भी कोई स्पर्श रेखा किसी के अंदर चक्रीय चतुर्भुज बना रही हो तो उसका त्रिभुज का बाह्य कोण आंतरिक कोण के बराबर होता है, केवल अपोजिट आंतरिक कोण के बराबर होता है, या अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल के बराबर होता है, या अल्टरनेटिव सेगमेंट के बराबर होता है। इसलिए इसको अल्टरनेटिव सेगमेंट कहा गया स्पर्श रेखा से। चलिए, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है? क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है? हाँ सर, है ना, है। चक्रीय चतुर्भुज कैसे है बताओ? कारण क्या है चक्रीय चतुर्भुज होने का? क्योंकि सर इस चतुर्भुज के चारों बिंदु अगर वृत्त पर स्थित हैं तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। सुनो मेरी बातों को,
जब किसी चतुर्भुज के चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो चक्रीय चतुर्भुज की क्या खास बात होती है? तो सर चक्रीय चतुर्भुज की खास बात यह होती है कि उसके आमने सामने के कोण 180 होते हैं। तो यानी कि ये 70 है तो ये वाला 110 हो जाएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, पूछूं? तो मुझे बताओ आपका CAP कितना होगा? 110 ही होगा। कारण क्या रहेगा? अगर मैं इस कोण की बात करूं तो कारण क्या रहेगा? बहुत सारे कारण बन गए, एक तो 70 और 110 और अल्टरनेटिव सेगमेंट। आई बात समझ में? क्योंकि जो चीज मैंने इसके लिए ये की है वह इस त्रिभुज के लिए भी तो बाह्य कोण हो गया, तो ये इसके बराबर होगा। देखो कितनी प्यारी चीजें हैं, और प्रूफ आपने खुद ही कर पा रहे हो कि लीनियर लीनियर है, 110 होना अनिवार्य है। तो सीखने से आता है यार। मैं तो लाइफ में एक ही चीज फंडा अपनाइए, सीखने के लिए 10 बार भी पढ़ना पड़े तो पढ़िए बस।